हेलो एवरीवन, आई एम मानसी शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होम्योस्टेसिस की। दैट मीन्स द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। यानी हम यही ट्राई करेंगे कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहे। तो इसमें हम 3 मैकेनिज्म्स की बात करने वाले हैं। दैट इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड एडेप्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म। So what is homeostasis? Homeostasis is a term introduced by W.B. Cannon. W.B. Cannon ने term दिया था homeostasis, which refers to the mechanism by which the constancy of internal environment is maintained and ensured. मतलब क्या होता है होम्योस्टेसिस? मतलब हम हमारा बॉडी का क्या करेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पर्पस के लिए लिविंग मेम्ब्रेन्स विद वेराइंग परमिएबिलिटीज सच एज वेस्कुलर एंडोथीलियम एंड सेल मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसके लिए हमें क्या चाहिए, मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी चाहिए। ठीक है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके सब्सटेंसेस का फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर टू द इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। अब हम होम्योस्टेसिस के बाद बात करेंगे फैक्टर्स इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ओके, तो इसमें आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ईसीएफ। हमारा क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का ट्रांसपोर्ट जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पीएच मेंटेन करना है हमें ईसीएफ का, एसिड बेस बैलेंस का। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो रेगुलेट करेंगे हम टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ठीक है, उसके बाद हम वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेंगे ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहे सेल का, और सप्लाई हो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, एंजाइम्स, हार्मोन्स सबका टू द सेल। रिमूवल करेंगे मेटाबॉलिक और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स का, एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल इज नेसेसरी, एंड दिस आर द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। इसके बाद हम मैकेनिज्म्स की बात करेंगे विच आर मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में होता क्या है, अगर हमारी बॉडी में कुछ भी नेगेटिव प्रोसेस चल रही है तो हम क्या उसका फीडबैक देंगे, उसका जवाब देंगे और उसको बैक टू नॉर्मल लेके आएंगे। ठीक है, कुछ भी अगर इम्बैलेंस हो रहा है उसको हम वापस से बैलेंस करेंगे, नॉर्मल लाएंगे। इफ़ एक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम इज इंक्रीज और डिक्रीज, अगर एक्टिविटी किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम की इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है बॉडी में, तो हम कंट्रोल सिस्टम इनिशिएट होगा नेगेटिव फीडबैक वाला, और क्या होगा, बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ चेंजेस आएंगे और हम जो एक्टिविटी को बैक टू नॉर्मल लेके आएंगे। अगर कुछ नेगेटिव हुआ था तो उसका फीडबैक देंगे और उसे बैक टू नॉर्मल लेके आएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, उसको नॉर्मल लेवल पे लेके आएंगे। तो एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि जब थायरॉक्सिन सिक्रीशन अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हम इनहिबिट करेंगे secretion of thyroid stimulating hormone from pituitary, that thyroxine is not secreted from the thyroid gland। ठीक है, अगर इस थायरॉक्सिन का लेवल, ये एग्जाम्पल लिया, अगर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो हम उसे बैक टू नॉर्मल लेके आएंगे बाय इनहिबिटिंग द टीएसएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर अगर बात करें तो बीपी में भी हम देखते हैं, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो हम उसे बैक टू नॉर्मल लेके आते हैं। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है इसे विशियस सर्कल भी बोलते हैं। ओके, ये यूजुअली जो है हार्मफुल होता है। एक फ्लो चार्ट दिया है, उसमें है ब्लीडिंग अगर 2 लीटर हो चुकी है तो ऑब्वियसली बात है कि ब्लीडिंग हो गई है, मतलब क्या हो गया है, ब्लड की हमारी जो है ब्लड फ्लो हो चुका है, तो ब्लड की बॉडी में क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, तो ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो चुका है। सो होगा क्या इसके अंदर, ये ब्लीडिंग अगर 2 लीटर्स हो गई है फॉर एग्जांपल, तो हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम है तो फ्लो कम हो जाएगा ब्लड टू द हार्ट मसल्स, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वीकनिंग ऑफ द हार्ट हो जाएगा, हार्ट वीक हो जाएगा। डिक्रीज पंपिंग पावर ऑफ द हार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो विशेष साइकिल क्या है, ये कंटिन्यूस चल रही है और ये क्या है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है कि किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जब और क्या क्या काम होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का। क्लॉट फॉर्मेशन में ये कास्केड रिएक्शन को प्रोसीड करता है। रप्चर अगर हो गया है वेसल के अंदर तो विशेष साइकिल उसे एक्सेलरेट करेगी, थ्रोम्बिन फॉर्मेशन को वो और ज़्यादा क्या करेगी, क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक ऐसा नहीं कि हर बार जो है वो हार्मफुल ही हो, कभी कभी इट कैन प्रमोट ऑल्सो दी मैकेनिज़म्स।
तो अगर रप्चर होगा वेसल्स में तो वो क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन का जो रिलीज है वो इंक्रीज करवाएगी, ठीक है। फिर नर्व सिग्नल्स बाय विशियस साइकिल प्रोग्रेसिव लीकेज होगा सोडियम आयंस का, जिसके कारण चैनल्स में डीपोलराइजेशन हमारा हो जाएगा, ठीक है। सेट अप बाय द फॉलोइंग स्टिमुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर इज ड्यू टू द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करी और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करी। अब हम बात करते हैं अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की। ओके, इसका नाम अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम क्यों रखा है ये भी हम समझेंगे। ये क्या है, एक डिलेड टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और ये हमें नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, वेन सम मूवमेंट ऑफ बॉडी अकर सो रैपिडली, अगर कोई मूवमेंट बॉडी का बहुत ज़्यादा रैपिडली होगा और लैक ऑफ टाइम है फॉर सिग्नल्स टू ट्रेवल फ्रॉम पेरीफेरी ऑर्गन्स पार्ट ऑफ सीएनएस एंड बैक टू पेरीफेरी, और मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट हो रहा है और इतना टाइम नहीं है कि सिग्नल्स जो हैं हमारे पेरीफेरी से सीएनएस और बैक टू पेरीफेरी ट्रैवल कर सके। तो इस केस में क्या होगा, ब्रेन यूज़ करेगा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल टू कॉज रिक्वायर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ब्रेन क्या यूज़ करेगा, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल यूज़ करेगा टू कॉज द रिक्वायर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर क्या होगा, कन्वेड टू द ब्रेन बाय सेंसरी नर्व सिग्नल्स फ्रॉम मूविंग पार्ट। जो मैसेज होगा वो सेंसरी नर्व सिग्नल से, कहाँ से, फ्रॉम मूविंग पार्ट कन्वेड टू द ब्रेन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा हैंड बहुत तेज़ी से मूव करवाना है हमें किसी प्रोसेस के लिए, तो जो मूविंग पार्ट है वहाँ से सेंसरी नर्व सिग्नल्स क्या करेंगी, ब्रेन को मैसेज कर देंगी। ओके, फिर क्या होगा, अब हमें मूवमेंट अगर परफॉर्म्ड हुआ है, इनकरेक्ट है, वो प्रॉपरली नहीं परफॉर्म हुआ है, तो ब्रेन क्या करेगा, उस मूवमेंट को करेक्ट करेगा बाय द फीड फॉरवर्ड सिग्नल और उसे वापस से करेक्ट करके मसल को सेंड कर देगा। ओके, सच अ करेक्शन मेड बाय सक्सेसिव रेट्रोस्पेक्टिव फीडबैक मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज एडेप्टिव कंट्रोल मैकेनिज्म। बार बार क्या हो रहा है, ब्रेन के पास सिग्नल जा रहा है मूविंग पार्ट ऑफ द मसल से और वो करेक्ट करके बैक टू मसल भेज रहा है सिग्नल को, तो इसे हम बोलेंगे एडेप्टिव कंट्रोल। ओके, सो आज हमने होम्योस्टेसिस और इसके मैकेनिज्म्स की स्टडी की है। होप video was beneficial to you. If you like the video then do subscribe to my channel Mansi Sharma, and thanks for watching.